जो कल आप लोगों का विज्ञान विषय का पेपर है और विज्ञान विषय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। हालांकि ज़्यादातर चैप्टर्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए बता देना है, जिनको आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे अंक आ जाएंगे। इस टॉपिक से सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक आपको तैयार करना है कुछ महत्वपूर्ण चित्र, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पुष्प की लंबकाट या अंडक। तो इसमें द्विनिषेचन पर आधारित चित्र बनाने का आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप चित्र बनाना सीख लें। इसके अलावा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये जैव प्रक्रम चैप्टर्स में ये टॉपिक है। तो इस पे आधारित क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कोई आता है तो इसका आप चित्र बनाना तो कम से कम मालूम ही रखिए, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं आसानी से। तो चित्र आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए। इनको चित्र बनाने के लिए सबसे पहले रफली ही बनाइए, उसके बाद में उसका नामांकन करना जरूर सीख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखा चित्र। रेखा चित्र खास तौर से बनाना आप सीख लीजिए। मेंडल के प्रयोग और लिंग निर्धारण। तो मेंडल का प्रयोग मटर पर किया था, तो उसको रेखा चित्र के तौर पे कैसे दिखाते हैं, तो उसको बनाना अगर सीख लेंगे तो अगर मेंडल के नियम आ गया तो इसको चित्र बनाकर उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। और प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कुछ भी आता है, आप रेखा चित्र भी बना लेते हैं तो आपको आधे अंक आराम से मिल जाएंगे। उसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है। लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण पे सवाल पूछा जाता है, तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है यक्स वाई होता है और स्त्रियों में यक्स यक्स होता है। तो इसको रेखा चित्र के तौर पर कैसे दिखाते हैं वो आप रेखा चित्र तैयार कर लीजिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, वो है नेत्र के बारे में। नेत्र या आँखों के बारे में दूर दृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो इस पर हमने आप लोगों को बता दिया है पहले ही। तो इस टॉपिक पे सवाल आना ही आना है। और समंजन क्षमता क्या है? दूर व्यक्ति अनंत तक देख सकता है, दूर दृष्टि का विस्तार है। निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर की चीज़ें क्लियर देख सकते हैं, तो ये निकट बिंदु है देखने का। तो इसको कहते हैं समंजन क्षमता, कि व्यक्ति दूर की भी चीज़ देख सकता है और पास की भी देख सकता है। तो इस पे सवाल आ सकता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आ सकते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी एफ और आर, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर। इसमें क्या संबंध है? यूवीएफ में क्या संबंध है? इसका सूत्र क्या है? तो इस पर न्यूमेरिकल सवाल आ सकते हैं या केवल सूत्र पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब, वर्ण का मतलब रंग। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो प्रिज्म के द्वारा जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, जिसको रंगों के क्रम को हमने बताया था, याद कर सकते हैं। बैजानी, हपी, नाला, इस 7 रंगों के क्रम को शार्ट में आप ऐसे याद कर सकते हैं। बै का मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं, इसी को आपको दिखाना है चित्र के माध्यम से, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, लॉरेंज बल। तो इन पर क्या सवाल आ सकते हैं? इन पर इनकी परिभाषा आ सकती है या इसका मात्रक पूछा जा सकता है। तो विद्युत धारा का मात्रक याद रखिए, एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, ओम का नियम भी आता है, तो इसका अगर ओम का नियम आता है तो प्रतिरोध का सूत्र आप लिख देंगे, उसी से आपका 50% समझिए आंसर हो गया। विद्युत शक्ति क्या है? तो इसका जो है हॉर्स पावर या वाट, इस तरह से इसका जो है मात्रक पूछा जा सकता है। लॉरेंज बल, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनका सूत्र भी आता है और इसका मात्रक भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत का मतलब जो लगातार समाप्त हो रहे हैं, नए नहीं बन रहे। नवी का मतलब नए, तो नए नहीं जो बन रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोयला, लगातार धरती से निकाले जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, तो इनको कहेंगे अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत। और दूसरे नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो लगातार खत्म नहीं हो रहे हैं, इनका उपयोग हम करेंगे तब भी ये खत्म नहीं होंगे।
इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में लिखिए। तो परंपरागत का मतलब जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग इस समय शुरू किए हैं, तो एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। लेकिन जो डीजल पेट्रोल है, इसे जीवाश्म ईंधन है, इनका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं। पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं, तापीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए। तो इनके बारे में आप डिटेल में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत मोटर और डायनमो। तो ये सवाल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको चित्र सबसे पहले तैयार कर लेना है। और चित्र में आपको क्या बनाना है कि दो चुंबक बनाना है और इसके बीच में एक जो है आपको दिखाना है कुंडली या आर्मेचर कहते हैं इसको। ये चुंबक हो गए और यहाँ पर इसमें रॉड लगी होती है और यहाँ पे बनी होती है विभक्त वलय, विभक्त वलय और ब्रूस। तो ये चार भाग होते हैं मुख्य तौर पे। तो इसको जो है आप चित्र बना लीजिएगा। दोनों चित्र विद्युत मोटर और डायनेमो के मिलते जुलते हैं। इसका चित्र तुरंत बनाना सीख लीजिए। इसके भाग आपको मालूम है, सिद्धांत लिखना होगा। विद्युत मोटर क्या है कि बिजली से चलता है, जैसे पंखे में, मिक्सी में विद्युत मोटर लगा होता है। पानी जो निकालते हैं घरों में वो मोटर ही होता है, विद्युत मोटर होता है। तो ये बिजली को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है डायनमो या जनरेटर जिसको आप लोग कहते हैं। तो इसका चित्र आपको मालूम होना चाहिए और इसमें अंतर पूछा जाए आप लिख लेंगे। अगला है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, नियंत्रण क्या है, परिवार को सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है, इसका क्या उपाय है वो आप लिखेंगे। अगला है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आपके कोर्स में है मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी विद्युत जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये आधारित है परमाणु भार पे। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम अगर पूछा जाए तो लिखेंगे आप कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो आवर्ती गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम में आप लिखेंगे कि तत्वों के आवर्ती गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसके आधार पर जो आवर्त सारणी बनी है वो आधुनिक और मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाई गई। इसके लक्षण हमने बहुत शार्ट में लिखा है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है स्थिरीकरण, किण्वन, योगात्मक अभिक्रिया, बहुलीकरण। तो इसका जो रिएक्शन है, इनके रिएक्शन आप तैयार कर लीजिए। इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप तैयार कर लीजिए। इस पर सवाल पूछा जाता है, क्या होता है जब करके आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आपको तैयार करना है इसका समीकरण। समीकरण में आपसे पूछा जा सकता है स्थिरीकरण क्या है, किण्वन क्या है, या योगात्मक अभिक्रिया क्या है, बहुलीकरण क्या है, या क्या होता है जब इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब साबुन का निर्माण होना। तो साबुन कैसे बनता है, साबुन क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको तैयार करना है। ये सवाल भी लगभग पक्का है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल और एल्कोहल। एसिटिक अम्ल का मतलब सिरका। तो सिरका कैसे बनाया जाता है, उसका निर्माण की क्या विधि है, और एल्कोहल या शराब, इसके निर्माण की क्या विधि है, इसका रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है लवण। लवण आपके जो कोर्स पे है धावन सोडा। धावन का मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। और बेकिंग सोडा, बेकिंग का मतलब बेकरी में जो उपयोग किया जाता है खाने वाला सोडा। विरंजक चूर्ण या इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रंग उड़ाने के काम आता है, जल को साफ करने का काम आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहा जाता है, घरों में इसका उपयोग होता है, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इस पे सवाल आता है कि इसका उपयोग तो अपने आप को बता दिए। इसके अलावा एक उपयोग आप सब में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अभिकर्मक के तौर पे किया जा सकता है। तो बहुत आसान है, आसानी से आप इसका उपयोग लिख सकते हैं। धावन सोडा धोने वाला मतलब सोडा, बेकिंग मतलब खाने वाला, विरंजक चूर्ण जल को साफ करने में काम आता है, रंग उड़ाने में चीज़ों के काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहते हैं, पीओपी का क्या उपयोग है आपको पता है, और इसका निर्माण कैसे होता है इसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। सूत्र भी लिखने का आ सकता है, या निर्माण का समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण आपको याद है। तो क्या होता है जब इस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, या रासायनिक समीकरण को पूरा करने वाला आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% है, सवाल आना ही आना है।
नेक्स्ट है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आ जाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। तो इनका अंतर क्या है आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, इसको आप देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में क्या अंतर है, इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। इस पर भी बहुत पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फैराडे का चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के 2 नियम हैं, तो इनको नियम आप दोनों नियम याद कर लीजिएगा इसको, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम। नेक्स्ट है ओजोन परत क्षय। अब ओजोन परत क्षय क्या है, ओजोन क्या है, इसको कहते हैं O3। तो पर्यावरण से संबंधित है। हमारी पृथ्वी से 18 से 50 किलोमीटर, कितनी दूर, पृथ्वी से 18 से लेके 50 किलोमीटर दूर जो क्षेत्र होता है वायुमंडल का, उसको कहते हैं समतापमंडल। समतापमंडल या इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस क्षेत्र में पाई जाती है ओजोन गैस। तो CFC जैसे प्रदूषकों के कारण ये गैस लगातार नष्ट हो रही है, और इस गैस के नष्ट होने से क्या है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें धरती पे आ रही हैं, और उससे जीवों को भी नुकसान हो रहा है और तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तो ओजोन परत के नष्ट होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है, क्योंकि ओजोन परत एक तरह से छाते का काम करती है, सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है। तो कुछ प्रदूषकों के कारण, जैसे CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इनके कारण ये गैस नष्ट हो रही है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव हम आपको बता चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया जैसी कुछ गैसें हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इनकी वजह से वाष्प भी इसमें संबंधित है। इनकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो इस प्रभाव को कहेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, और धरती के तापमान में वृद्धि को कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। आप आजकल देख रहे हैं कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, सामान्य से कई डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा तापमान हो रहा है, ग्लेशियर पिघलने जा रहे हैं, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता जा रहा है। तो ये सब किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही करंट टॉपिक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन में जीव जंतु भी आ गए और पौधे भी आ गए। तो इसके अंतर्गत वन संरक्षण भी आ गया, वन संरक्षण, जंतु संरक्षण भी आ गया, और पादप संरक्षण भी आ गया। तो इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। चिपको आंदोलन पर सवाल पूछा जा सकता है, वनों के संरक्षण से संबंधित है। अमृता बिश्नोई ने सबसे पहले आंदोलन किया था, सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये वन संरक्षण पर आधारित है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 1972 में प्राणियों के संरक्षण के शिकार पर रोक लगाया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। WWF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तरह से सवाल आपको तरह तरह के पूछे जा सकते हैं। तो जंतु संरक्षण का मतलब जानवरों का संरक्षण। तो इसको संरक्षण की 2 विधियां, इस पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण वाला वीडियो हमने डाला है। तो जंतु संरक्षण क्या है, अगर उसी स्थान पे जंतुओं को संरक्षित करें तो उसको स्वास्थ्य संरक्षण कहेंगे, अलग रखें तो उत्स्थानीय संरक्षण कहेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ प्राणी विहार, प्राणी उद्यान बनाए गए हैं, और नेशनल पार्क, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क सबसे पहले बना था अपने जो प्रदेश में है, वो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए जहाँ पर जंतु का संरक्षण होता है। तो इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पादप संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो वेजिटेशन, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है IUPAC। तो रासायनिक पदार्थों को, रासायनिक कार्बनिक पदार्थों को जो नाम दिया जाता है इंटरनेशनल तौर पे, उसको कहते हैं IUPAC। तो इस पर सवाल हर साल आते हैं, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। नोट्स में हमने बहुत कायदे से बता दिया है, तो ये सवाल पूछिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी और सक्रियता श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक
श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? सजातीय श्रेणी। क्रियात्मक समूह के आधार पर, ध्यान रखिए, सजातीय मतलब एक जैसी जो क्रियात्मक श्रेणी है। तो क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को वर्गीकृत करना सजातीय श्रेणी में रखा जाता है, उसको क्रमबद्ध करना। और सक्रियता श्रेणी क्या है? कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर उनको रखना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। जैसे सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा धातु होती है? पोटेशियम होती है, तो ये आप लिखेंगे।